एपिसोड 201 टू 210। उसी क्षण मुरलीधर शर्मा का सिर झंझना गया। दिमाग में सैकड़ों सवाल कौंधने लगे। ये कौन है जो उसे कॉल कर रहा है, और इतनी हिम्मत की उससे, एक केंद्रीय एजेंसी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अन्वेषक से, इस तरह के लहजे में बात कर रहा है। राष्ट्रपति भवन की ओर 400 मिसाइलें तनी हुई हैं। क्या ये इंसान होश में भी है? आसपास खड़े दर्शकों और पत्रकारों को मोबाइल से सिर्फ एक तेज चीख जैसी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मुरलीधर के चेहरे के हाव भाव देखकर साफ था कि यह कोई आम कॉल नहीं थी। क्या सच में वह फ़ोन कॉल जो अर्जुन चौहान ने अभी कुछ देर पहले किया था असरदार साबित हुआ? ये सवाल हर किसी के दिमाग में गूंजा। मैं नहीं जानता तुम कौन हो और मेरा नंबर तुम्हें कैसे मिला, मुरलीधर बोला, लेकिन मैं तुम्हें औपचारिक चेतावनी देता हूं कि अगर तुम इस तरह की बकवास जारी रखते हो तो मैं तुम्हें सार्वजनिक आतंक फैलाने के लिए कानूनी रूप से पकड़ सकता हूं। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि राज्य के लिए तुम्हारा नंबर ट्रेस करना कितना आसान है। आखिरकार वह एक अनुभवी अधिकारी था और कुछ ही क्षणों में उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रीय रक्षा मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष बुस्मुलिन सिंह का स्वभाव हमेशा से उग्र रहा था। मंत्री बनने के बाद से उनका गुस्सा कुछ शांत हुआ था, पर आज जैसे कई वर्षों का ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। एक मामूली अन्वेषक ने अपनी घमंड और मूर्खता में देश की सुरक्षा को संकट में डाल दिया था। अगर मुरलीधर अभी उनके सामने होता तो बुस्मुलिन यकीनन उसका सिर उड़ा देता। परंतु मुरलीधर को इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि उसकी हरकतें कितनी घातक थीं, बल्कि वह तो उल्टा अपनी सत्ता दिखा रहा था, जिससे बुस्मुलिन का पारा और चढ़ गया। ठीक है, मैं बताता हूं मैं कौन हूं, बुस्मुलिन गरजे। मैं हूं बुस्मुलिन सिंह, राष्ट्रीय रक्षा मंत्री। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस समय पूरे यूरोप के 40 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों से 52 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें और 386 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हमारे राष्ट्रपति भवन की ओर लक्षित हैं। क्या यह कैसे संभव है? मुरलीधर का जहन, जो अभी थोड़ी देर पहले ही सामान्य हुआ था, एक बार फिर बिखर गया। हालांकि मुरलीधर ने बुस्मुलिन से कभी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उनके आवाज़ से वह भली भांति परिचित था। और अब उसने उस आवाज़ को अपनी यादों में मौजूद एक आवाज़ से मिला दिया। बुस्मुलिन सिंह फ्रैंकपुर के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। भले ही उनका स्वभाव गर्म था, परंतु वे अपनी नीतियों में अति गंभीर थे और राष्ट्रीय सुरक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य मानते थे। पूरे देश के लिए ही नहीं, बल्कि मुरलीधर के दिल में भी वे एक हीरो जैसे थे। और अब वही हीरो फोन पर था, और मुरलीधर ने उसे अभी कुछ देर पहले पागल समझ लिया था। पर ये 400 मिसाइलें, मुरलीधर तो बस एक जांच अधिकारी था। अगर यह सब सच था तो उसे कॉल क्यों किया गया? और जिस लहजे में बुस्मुलिन बात कर रहे थे, उससे तो लग रहा था कि इस पूरे मामले में उसका भी हाथ है। आप वाकई में बुस्मुलिन सिंह हैं? मुरलीधर का लहजा अब पूरी तरह आदर से भर गया। उसके आसपास खड़े लोगों ने उसके शब्द सुन लिए। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री बुस्मुलिन, वही रक्षा मंत्री। फ्रैंकपुर जांच विभाग से, हुआक्सिया से आए अधिकांश लोगों के लिए ये नाम नया था। अरे बाप रे, मैंने गूगल किया, पूर्व वायुसेना कमांडर, राष्ट्रीय रक्षा मंत्री, बहुत बड़ा पद है। मैंने इनके बारे में सुना है। इनका परिवार सैन्य परंपरा से जुड़ा है। इनके पूर्वजों ने दोनों विश्व युद्ध देखे हैं। लेकिन ये क्या मामला है? क्या अर्जुन ने सीधे राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय से बात कर ली? लगता तो यही है, वरना मुरलीधर के चेहरे का रंग यूं क्यों उड़ गया? पूरा दृश्य एकदम शांत हो गया। सभी कान लगाकर फोन की बातचीत सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ सुन पाना आसान नहीं था। बस मुरलीधर के हाव भाव देखकर वे अनुमान लगा रहे थे। बकवास, इस दुनिया में कोई है क्या जो मेरी नकल कर सके? बुस्मुलिन ने गरजते हुए कहा। जी जी जी। अब तक मुरलीधर पूरी तरह से झुक चुका था। ये डांट उसे नागवार नहीं लगी, बल्कि यदि कोई उससे मीठे लहजे में बात करता तभी वह कुछ गड़बड़ समझता। मंत्री जी, ये मिसाइलों वाली बात, इसका मुझसे क्या लेना देना? मुरलीधर अब तक ये नहीं समझ पा रहा था कि उसका क्या दोष था। उसने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी यूरोप की मिसाइलें उनके देश की ओर मुड़ गईं? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम अभी कर क्या रहे हो? बुस्मुलिन ने सीधा सवाल दागा। कर क्या रहा हूं? मुरलीधर ने अर्जुन की ओर देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस आदमी और 400 मिसाइलों का आपस में क्या लेना देना है। मैं तो बस एक हाल ही में हुए सार्वजनिक सुरक्षा मामले की जांच कर रहा था। जांच मेरी जूती, बुस्मुलिन गरजे। तुरंत, अभी के अभी अर्जुन जी से माफ़ी मांगो और पूरे सम्मान से उन्हें वापस छोड़कर आओ। उनकी कोई भी मांग हो, बिना शर्त पूरी करो, वरना मैं तुम्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लूंगा। देशद्रोह? यह आरोप सुनकर मुरलीधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो बस एक सार्वजनिक अशांति की जांच कर रहा था, लेकिन ये अर्जुन चौहान कौन था जिसे बचाने के लिए स्वयं रक्षा मंत्री कूद पड़े थे? लेकिन मंत्री जी, इस व्यक्ति ने कल चैंप्स एलिसीज पर पागल लोगों के साथ मिलकर भारी उत्पात मचाया था, जिससे गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ। अगर हम इसे यूं ही छोड़ देंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे? जवाब मेरी जूती, बुस्मुलिन गरजे। मैं कह रहा हूं, इवन अगर उसने कल राष्ट्रपति भवन में ही उत्पात मचाया होता तो भी आज हमें ऐसा दिखाना पड़ता जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
मुरलीधर का चेहरा पीला पड़ गया। एक व्यक्ति पूरे देश को झुकने पर मजबूर कर सकता है। ये फ्रैंकपुर है, कोई छोटा देश नहीं। शायद तुम्हें लगे कि ये सब मैं व्यक्तिगत कारणों से कर रहा हूँ, बुस्मुलिन ने स्पष्ट कहा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं खुद अर्जुन को जानता तक नहीं। तो फिर आप? मुरलीधर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन पूरा यूरोप उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता। बुस्मुलिन ने कहा, वे 400 से ज्यादा मिसाइलें उसी के लोगों ने तैनात की हैं। अगर तुमने उसे छूने की भी हिम्मत की तो कुछ ही मिनटों में ये सभी मिसाइलें हमारे राजधानी की ओर दाग दी जाएंगी और हमारी 1/3 राष्ट्रीय ताकत भी उन्हें नहीं रोक पाएगी। मुरलीधर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा था अर्जुन ने सिर्फ फ्रैंकपुर के किसी उच्च अधिकारी को कॉल किया होगा, लेकिन असल में वे तो इस देश को कुछ भी नहीं समझते थे, सीधे पूरी यूरोप को चुनौती दे दी थी। मैं अभी छोड़ता हूँ उन्हें। मुरलीधर की आत्मा जैसे शरीर से निकल चुकी थी, वह तो उस पर बंदूक तक तानने की इजाज़त दे बैठा था। बस एक चेतावनी और 400 मिसाइलें सक्रिय। अगर अर्जुन को वाकई कुछ हो गया होता तो फ्रैंकपुर का नाम शायद इतिहास से मिट चुका होता। ये आदमी है कौन? मुरलीधर ने सोचा, अगर उसे पता होता कि अर्जुन चौहान के पास कितनी भयानक ताकत और संसाधन हैं, तो वह 100 बार भी सोचता उससे भिड़ने से पहले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या कॉल खत्म हो गया? पर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे भी नहीं, एक शब्द भी समझ नहीं आया। देखो, अब वो इधर आ रहा है। पहले जो मुरलीधर आत्ममुग्ध होकर अकड़ के चल रहा था, अब वह धीरे धीरे अर्जुन चौहान की ओर बढ़ा। चेहरे पर घबराहट और कृत्रिम मुस्कान थी। श्रीमान अर्जुन, अभी जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। अब भी क्या देख रहे हो सब? तुरंत अपनी बंदूकें नीचे रखो, मुरलीधर शर्मा ने अपने अधीनस्थों से कहा, और कोई अर्जुन जी के लिए कुर्सी लेकर आए। अर्जुन जी हमारी जांच में सहयोग देने आए हैं, कैदी बनकर नहीं। न सिर्फ दर्शक चौंक गए, बल्कि खुद मुरलीधर के माथात भी भौचक्के रह गए। अभी कुछ देर पहले तक मुरलीधर अकड़ में था, अब अचानक ऐसा लगा जैसे किसी के पैरों में लौटने लगा हो। उस फोन कॉल में ऐसा क्या कहा गया था? 66,666। समाज सलाम करता है अर्जुन चौहान को। कम शब्दों में बड़ी बात, एक फ़ोन कॉल और खुद रक्षा मंत्री काम गया। यही होते हैं असली बड़े लोग। अभी जो गरज रहा था अब भीगी बिल्ली बन गया। चेहरा देखो उसका, ऐसा लग रहा जैसे डंडे खाकर आया हो। सारी इज्जत ज़मीन पर बिखर गई। भारतीय को नीचा दिखाना, लगता है इस बार गलत आदमी से टकरा गए। शानदार, रोमांचक, यही है हमारी भारतीय शान। इतनी खुशी हुई कि रूममेट को मुक्का मार दिया। अब बहुत मजा आएगा। अर्जुन जी की पर्सनैलिटी को देखकर नहीं लगता वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे। हाँ भाई, अभी तो इनके सिर पर बंदूक तनी थी, कोई और होता तो पैंट गीली कर देता। लेकिन अर्जुन जी जैसे बिंदास हीरो ही बिना पलक झपकाए खड़े रहते हैं। अगर अर्जुन जी ने इस मुरलीधर को आज यूं ही छोड़ दिया तो मैं सीधे जाकर चलती पंखे में कूद जाऊंगा। बिल्कुल, अगर उन्होंने इसे माफ़ कर दिया तो मैं अपना कंप्यूटर खा जाऊंगा। ज्यादातर नेटिजन केवल रोमांच के लिए आए थे, और चूंकि कल का घटनाक्रम काफ़ी बड़ा था, वे अर्जुन चौहान को सपोर्ट करने पहुंचे थे, चाहे वो दोषी हो या नहीं। 10 मिनट पहले तक ज्यादातर लोगों को अर्जुन की सुरक्षा को लेकर चिंता थी, लेकिन अब सिर्फ एक कॉल में उन्होंने पूरे फ्रैंकपुर के रक्षा मंत्री को हिला दिया। जो आदमी कैदी बन चुका था वही अब सबसे सम्मानीय अतिथि बन गया था। इस घटना ने भारतीय दर्शकों को एक नया जोश दिया। कल का गौरव आज फिर से लौट आया था। जहां भारत से आए पर्यटक और लाइव दर्शक रोमांचित थे, वहीं फ्रैंकपुर के स्थानीय लोग हताश थे, विशेषकर पत्रकार, जो अक्सर अटकलों पर पलते हैं, अब तो जैसे जमीन में समा जाना चाहते थे। मुरलीधर का ऐसा रुख बदलना उनके लिए तगड़ा तमाचा था। एक ऐसे भारतीय के सामने झुक जाना जिसे उन्होंने तुच्छ समझा था, उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। लेकिन अर्जुन चौहान के लिए आज की कहानी तो अब शुरू हो रही थी। आखिर इस बुस्मुलिन सिंह ने उससे कहा क्या था? अर्जुन को खुद भी जिज्ञासा थी। अगर हैगन ने बस मुरलीधर को चेतावनी देने को कहा होता तो मुरलीधर इतना डरा सहमा क्यों होता? कम से कम मुरलीधर का रुख इतना झुका हुआ था कि विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। वह अर्जुन के हर भाव को जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भय में हो। क्या बुस्मुलिन सिंह कोई भूत था? अर्जुन जी, अभी यूरोप के राष्ट्रपति भवन की तरफ 400 से अधिक मिसाइलें निशाना साधे खड़ी हैं। ऐसे में वो झुकेगा नहीं तो और क्या करेगा? ये इन ने अर्जुन की उलझन सुलझा दी। क्या 400 मिसाइलें? ये हो क्या रहा है? अर्जुन चौहान खुद भी हैरान रह गया। उसने तो सिर्फ हैगन से कहा था कि फ्रैंकपुर वालों को थोड़ा समझा दे, ये तो सीधे मिलिट्री धमकी में बदल गया। कुछ पल पहले तक अर्जुन उलझन में था। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय और लोक सुरक्षा विभाग दोनों पूरी तरह अलग सिस्टम हैं। कोई चेतावनी होती भी तो रक्षा मंत्री क्यों आता? अब उसे समझ आया, बुस्मुलिन के पास कोई विकल्प नहीं था। सालों पहले फ्रैंकपुर ने यूरोप में एक सुरक्षा प्रणाली विकसित की थी जो किसी भी खतरे को तुरंत पहचान लेती थी। जब उन्होंने देखा कि 400 मिसाइलें तनी हुई हैं तो भला बुस्मुलिन कैसे न डरता।
सच में बस एक मूर्ख को सबक सिखाना था, इतना बड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। अगली बार इशारा ही करना हो तो परमाणु बम से करो, इतनी संसाधनों की बर्बादी मत किया करो। अरे ओ पत्रकारों, अभी तक कैमरा मेरी नाक में घुसेड़ रहे थे, अब क्या हुआ? चलो अब क्लोज अप लो मेरे। कुछ पत्रकार जो निराश होकर जा रहे थे, अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। और सुनो, कच्ची फुटेज मत चलाना, फोटोशॉप करना। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो अखबार ही खरीद लूंगा। हा हा हा। भारतीय दर्शकों के ठहाके गूंज उठे। अर्जुन जब मूड में आता है तो कुछ भी बोल देता है। जैसा अर्जुन जी कहें, मुरलीधर ने दपट कर आदेश दिया। पत्रकार डर के मारे कांपने लगे और मदद के लिए मुरलीधर को देखने लगे, लेकिन मुरलीधर ने उन्हें ऐसे घूरा जैसे जिंदा निगल जाएगा। वे अंदर से घबरा गए, वे तो बस मस्ती के लिए आए थे और फंस गए। अर्जुन जी, अब आप देख ही रहे हैं, काफी देर हो चुकी है और हमारी जांच भी पूरी हो गई है। क्या मैं आपको वापस ले जाने की व्यवस्था करूं? वापस? किसने कहा मैं जा रहा हूं? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने ही तो कहा था आगे की जांच के लिए रुकिए। तो मैं रुकूंगा, वरना लोग कहेंगे कि भारतीय लोग बदतमीज होते हैं। अब गया मामला हाथ से, बुला तो लिया भगवान को, अब विदा कैसे करें? अर्जुन के पुराने प्रशंसक उसकी फितरत जानते थे। जब तक अंदर का गुस्सा बाहर न निकले तब तक चैन नहीं। हे भगवान, परमाणु ऊर्जा चेतावनी जारी। तभी मुरलीधर का फोन फिर बजा, वही पुराना नंबर। मुरलीधर, तुम कर क्या रहे हो? मिसाइल लॉक अभी तक क्यों नहीं हटा? बुस्मुलिन सिंह ने गरजते हुए कहा, मैं तुम्हें आखिरी 5 मिनट दे रहा हूं। अगर तब तक ये हल नहीं हुआ तो भले कुछ न भी हो, तुम्हें कोर्ट मार्शल में घसीट लाऊंगा। बीप बीप बीप। मुरलीधर एक शब्द भी नहीं बोल पाया और फोन कट गया। वो 2 सेकंड के लिए सन रह गया, फिर चुपचाप छत की ओर देखा और फिर अर्जुन के पास आ गया। अर्जुन जी, मैं क्षमा चाहता हूं, सब मेरी गलती थी। मैंने जल्दबाजी कर दी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वाह! पूरे हॉल में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। हालांकि मुरलीधर पहले ही झुक गया था, लेकिन तब तक उसने स्पष्ट रूप से अपनी गलती स्वीकार नहीं की थी। अब उसने पूरे मीडिया के सामने खुलेआम सिर झुका दिया था। माफ कर दूं? अरे आपने कुछ गलत किया ही नहीं, फिर माफी कैसी? लो फिर आ गया अर्जुन जी का डॉन स्टाइल डायलॉग। घिनौना है पर मजा आ रहा है। अर्जुन जी, कृपया, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं कोर्ट मार्शल में चला जाऊंगा। ओहो, मामला इतना बड़ा हो गया क्या? ठीक है, माफ कर दिया। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। बस एक पोल डांस कर दो मेरे लिए, मैं मान लूंगा कुछ हुआ ही नहीं। पोल डांसिंग? हा, जबरदस्त। हा, कोई मुझे ऑक्सीजन मास्क लाओ। ये दिमाग में क्या चल रहा था? क्या गंदी सोच है तेरी? मैं तो हंसते हंसते मर ही जाऊंगा। अर्जुन, तू तो जीनियस है। जब अर्जुन चौहान ने ये कहा तो पूरे कमरे में ठहाकों की गूंज उठी। आखिर मुरली, जो कि फ्रैंकनगर की जांच एजेंसी में एक वरिष्ठ अधिकारी था, उसकी हैसियत एक जिले के डिप्टी मेयर के बराबर मानी जाती थी। और अर्जुन ने इस अधिकारी से सबके सामने पोल डांस करवाने की बात कह दी। ये तो जांच ब्यूरो का मुख्यालय था, कोई बार या क्लब नहीं। और पोल कहाँ से आता? मुरली का चेहरा हरे से बैंगनी पड़ गया, जैसे किसी ने कोई तांत्रिक विद्या उल्टी पढ़ दी हो। होंठ फड़क रहे थे। उसे लग रहा था कि अर्जुन सिर्फ उसके साथ खेल रहा है, किसी शेर ने चींटी को मनोरंजन के लिए पकड़ा हो। दरअसल मुरली की औकात ही नहीं थी कि अर्जुन उसे गंभीरता से ले। वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लायक भी नहीं था। पर अब मुरली के पास कोई विकल्प नहीं था। एक और ऊपर से दबाव था कि अगर अर्जुन को तुरंत संतुष्ट नहीं किया गया तो उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा, इवन अगर वो जानता था कि अर्जुन 400 मिसाइलें नहीं चलवाएगा, लेकिन डर था। दूसरी ओर अगर उसने पोल डांस कर लिया तो उसकी पूरी जिंदगी एक मजाक बन जाएगी। मीडिया और जनता की नज़रों में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये भारतीय आदमी तो बहुत ही खतरनाक है, मुरली ने मन में सोचा। उसे अब समझ आया कि अर्जुन की नाराजगी दरअसल आज के व्यवहार पर नहीं, बल्कि यूरोप में भारतीयों के साथ हुए भेदभाव पर थी। वास्तव में अगर अर्जुन कोई साधारण भारतीय होता तो वो चुपचाप जेल चला जाता और किसी को फर्क नहीं पड़ता। पर ये अर्जुन था। अबे शुरू कर भी दे। अर्जुन हंस पड़ा, अगर नहीं किया तो मैं यही दिन करूंगा और उसके बाद क्या होगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आखिरकार भारी दबाव के आगे मुरली टूट गया। ठीक है, मैं डांस करूंगा, मुरली बुझे मन से बोला। शानदार, टैलेंट ऑन। अर्जुन ने पहले से ये तैयारी कर रखी थी। उसने ये इनको पहले ही बोल दिया था कि पोल मंगवाया जाए। आदेश मिलते ही कुछ लोग स्टील का एक पोल लेकर अंदर आए। ये कब मंगवाया उसने? भाई, ये तो प्लान पहले से सेट था। अर्जुन तो शेर है, शेर। ऊपर से शांत, अंदर से आग। जल्दी रिकॉर्डिंग शुरू करो, ये वीडियो कल ग्लोबल वीकली में छपेगा। जल्दी ही 2 मंजिलों के बीच पोल को कसकर फिक्स कर दिया गया। मिस्टर मुरली, कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें। अर्जुन ने अपने मोबाइल से एक गाना चला दिया। चलो मस्त रहो, अभी बहुत टाइम है। गाना बजते ही किसी ने सारे लाइट बंद कर दी, दरवाजे खिड़कियां भी बंद।
एकदम डांस क्लब जैसा माहौल हो गया। मुरली ने दांत भींचे और 150 किलो का शरीर उस पोल से लिपट गया, संगीत की धुन पर अजीब हरकतें करने लगा। हा हा हा, मेरी आंखें जल गईं। अंधा हो गया मैं। वाह, ऐसा लचकदार मोटा आदमी पहले कभी नहीं देखा। घूम भी रहा है पोल पर। मुफ्त का शो देखकर मजा आ गया। डॉट डॉट डॉट। 2 मिनट बाद मुरली जमीन पर गिर गया, थका हुआ, चेहरे पर लाली थी, शायद शर्म से या थकावट से। क्लिक क्लिक, मीडिया ने धड़ाधड़ फोटो खींचना शुरू कर दिया। मिस्टर मुरली, अर्जुन ने कहा, आज की गलतफहमी मैं माफ करता हूं, लेकिन एक और काम है तुम्हारे लिए। मुरली ने सर झुकाया, उसे याद था बसमलिन ने कहा था कि अर्जुन की हर बात माननी है। कृपया आदेश दीजिए मिस्टर अर्जुन। परसों पेरिस में हमारे देश के एक युवक को मारा गया था। मुझे 24 घंटे के भीतर इस पर सटीक कार्यवाही चाहिए, नहीं तो अगली बार ये सिर्फ 400 यूरो की बात नहीं होगी। कहकर अर्जुन वहां से निकल गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घर घर लौटने पर विक्रम लांबा और बाकी सभी अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। बाप रे, आज तो तूने गदर मचा दिया। अब समझ में आया कि हमारे साथ ये लोग क्यों नहीं उलझते। मोटा आदमी सूट में पोल डांस कर रहा था। पहली बार ऐसा नज़ारा देखा है। हा हा हा, सब जोर से हंस पड़े, इवन लावण्या शर्मा भी। तभी अर्जुन को एक मैसेज मिला, वो 5 लोग जो पेरिस में भारतीय युवक को पीट रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। सभी जिम्मेदार अफसरों को तलब किया गया है और उस युवक को 1 मिलियन यूरो का मुआवजा दिया गया है। सिर्फ 1 मिलियन, 2 जीरो और जोड़ दो ना। विक्रम हंसते हुए बोला, वैसे अर्जुन, तूने किया क्या था? पूरी यूरोप सरकार क्यों थर थर कांप रही थी? बस हैगन को बोला था कि थोड़ा डर दिखाओ। वो कमबख्त तो पूरी यूरोपीय मिसाइल प्रणाली ही ऑन कर बैठा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तू खतरनाक है। अब 3 दिन हो गए यहाँ, अब बोर हो गया हूँ। अर्जुन ने आंखें घुमाते हुए कहा, पर आज जो तूने किया वो इतिहास में दर्ज होगा। विक्रम ने कहा, अब नेटिजन क्या कह रहे हैं पता है? क्या कि मैं गवार हूँ? नहीं, वो कह रहे हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अर्जुन चौहान अमर देवता सदा के लिए। नीलामी को लेकर अर्जुन चौहान की सोच हमेशा यही रही थी कि यह सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही होती है। जो भी वस्तु नीलामी में आती है वो तो कम से कम लाखों, नहीं तो करोड़ों की होती होगी, है न? और ऐसी नीलामी जो 10 वर्षों में एक बार होती हो, वहाँ सबसे सस्ती चीज़ भी 1 करोड़ रुपये से कम में कैसे बिक सकती है? इस बारे में सोचकर भी अर्जुन के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। श्रीमान अर्जुन, आपने जो औपचारिक पोशाक मंगवाई थी वह आ गई है। बटलर ने 2 डिब्बे अर्जुन के सामने रखे। ये आपके और मिस लावण्या के लिए कल की नीलामी में शामिल होने हेतु तैयार की गई हैं। अरे, क्या नीलामी में भी औपचारिक कपड़े पहनने होते हैं? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। उसने इस बारे में पहले सोचा तक नहीं था। आपको समझना चाहिए, विक्रम लांबा बोला, ये यूरोपीय खुद को बहुत बड़ा सभ्य समझते हैं। ऐसे मौके पर शिष्टाचार दिखाना उनकी शान में शामिल है। विक्रम के बैग में तो पहले से ही 2 सेट फॉर्मल सूट रखे हुए थे। बस कपड़े पहनकर खुद को जेंटलमैन समझने लगे हैं ये। अर्जुन ने कहा, असली रईस और सभ्य लोग तो अपने पूर्वग्रह यूं नहीं दिखाते। साफ जाहिर था ये लोग सच्चे जेंटलमैन नहीं थे। फिर भी जैसे देश वैसे भेष के अनुसार उसने सूट अपने कमरे में मंगवा लिया। डिज़ाइन की उसने झलक भी नहीं देखी। अगर वो उसके निजी स्टूडियो से बना था तो अर्जुन को कोई शिकायत नहीं होती थी। इसी वक्त अर्जुन का फ़ोन बजा। ओह, ये पोरस मिश्रा है। अर्जुन ने देखा, उस रात की डिनर के बाद उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। शायद उसे अर्जुन के यूरोप आगमन की खबर मिल गई थी। श्रीमान पोरस, बहुत समय बाद, अर्जुन ने विनम्रता से कहा। श्रीमान अर्जुन, मैं बहुत उत्साहित हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यूरोप आएंगे। पोरस मिश्रा बोला, क्या आप भी नीलामी के लिए आए हैं? क्या आप भी यहाँ हैं, श्रीमान पोरस? भला ऐसा ऐतिहासिक आयोजन जो 10 वर्षों में एक बार होता है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? पोरस हंसते हुए बोला, मैंने ढेर सारा धन इकट्ठा किया है, कुछ बेहतरीन चीज़ें खरीदनी ही हैं इस बार। लगता है मेरी वजह से आपके व्यापार को कोई नुकसान नहीं हुआ। अर्जुन मुस्कुराया। शुरुआत में ज़रूर कठिन था, मेरी कंपनी के शेयर लगभग 1/3 गिर गए थे, पर मैंने बाजार से सारे शेयर वापस खरीद लिए। पोरस ने कहा, लेकिन जब आपने किन्हुई देश को सबक सिखाया तो सारे आलोचक अपने आप गायब हो गए। शेयर दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ गए। मेरी कुल संपत्ति पिछले 2 महीनों में दोगुनी हो गई है। वो कहते हुए थोड़ा गर्वित भी लग रहा था। वाह, इतनी हिम्मत! आपको डर नहीं लगा कि आप दिवालिया हो जाएंगे? अर्जुन ने उसकी हिम्मत की सराहना की। बाकी लोग आपके सामर्थ्य को नहीं जानते होंगे, पर मैं जानता हूँ। पोरस बोला, मुझे पता था कि आपने ये कदम एक आर्थिक रणनीति के तहत उठाया है, नहीं तो अमेरिका तक सहन नहीं कर पाता। अच्छी समझ है तुम्हारी। अर्जुन मुस्कुराया, पर मेरी थोड़ी बहुत दौलत आपकी तुलना में क्या ही है? पोरस ने कहा, अच्छा छोड़ो ये व्यापारिक बातों को, असली मुद्दा बताओ। अर्जुन बोला, असल में नीलामी कल है, लेकिन आज रात एक भोज रखा गया है।
कुछ मित्र आपसे मिलना चाहते हैं और धन कमाने के सूत्र जानना चाहते हैं। क्या मजाक कर रहे हो? अर्जुन चौंका। तो तय रहा, मैं कल आपको वहां मिलूंगा। पोरस ने फोन काट दिया। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही, अबे रुको तो सही। अर्जुन झुंझलाया लेकिन मुस्करा भी रहा था। असल में अर्जुन को धन कमाने के तरीके खुद नहीं पता थे, वो तो पॉलीमर साइंस का छात्र था। लेकिन खर्च कैसे करना है या रॉब कैसे झाड़ना है, इसमें अर्जुन को महारत थी। पोरस जैसे लोगों का मित्र बनना आसान नहीं होता। वहां आर्थिक चर्चा करना मानो खुद को शर्मिंदा करना। क्लिक। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और लावण्या शर्मा एक भव्य गाउन में धीरे धीरे बाहर निकली। ये अब तक का सबसे सुंदर गाउन था जो अर्जुन ने देखा था। इवनली जी यून द्वारा पहना गया करोड़ों का गाउन भी इसके आगे फीका लग रहा था। लावण्या के गर्दन पर लटका था समुद्र का हृदय, जो तियान हैगन ने उसे भेंट किया था, और उस वक्त वह किसी परीक्षा की राजकुमारी जैसी लग रही थी। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। अर्जुन बस देखता ही रह गया। अर्जुन की प्रेमिका होने के नाते लावण्या का स्तर बाकी सभी औरतों से ऊपर था। इवनली जी यून का पिछला गाउन अर्जुन की सामान्य महिला की परिभाषा के तहत ही बना था। वहां जो अंतर था वह महारानी और दासियों के बीच का अंतर था। अबे तुम लोग नीलामी में जा रहे हो या ताजपोशी में? विक्रम लांबा और उसकी प्रेमिका भी बदलकर बाहर आए। लावण्या के सामने उसकी प्रेमिका की $8 लाख की ड्रेस भी फीकी लग रही थी। क्या ये गाउन हीरो से बना है? विक्रम ने पूछा। हाँ श्रीमान, डिजाइनर बोला, इस गाउन में 1720 छोटे हीरे जड़े हुए हैं। विक्रम ने लगभग 1 कैरेट के हीरे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये छोटा हीरा है। वास्तव में ये सभी 1 कैरेट के आसपास के शानदार कट, स्पष्टता और चमक वाले हीरे थे। इनका बाजार मूल्य $10 लाख से ऊपर था। रहने दो भाई, अब और पूछूंगा तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाएगी। विक्रम ने कहा। अब कैसे चलेंगे वहां तक? विक्रम ने पूछा। नीलामी एक निजी द्वीप पर थी और वहां कोई फेरी डॉक नहीं था। किसी भी हालत में बोट से ही। अर्जुन ने कहा। हेलीकॉप्टर तो बहुत छोटा पड़ता है। ... अबे मुझे पता था इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जब विक्रम ने वो नाव देखी तो उसकी जुबान फिसल गई। वो नाव नहीं थी, वो विध्वंसक युद्धपोत था। 250 मीटर लंबा, 25,000 टन वजन का वो युद्धपोत, पूरी तरह हथियारों से सजा हुआ। अंगल राष्ट्रपति से उधार लिया है 2 दिन खेलने के लिए। अर्जुन बोला। रात के भोज में दुनिया भर के सबसे अमीर लोग आएंगे। अगर हेलीकॉप्टर या यॉट से गया तो अर्जुन चौहान की शान पर दाग लग जाएगा ना। तू तो सच में उस द्वीप को उड़ा देने वाला है। विक्रम बुदबुदाया। अरे भाई, एंट्री तो धांसू होनी चाहिए। अर्जुन ने बाल पीछे झटकते हुए कहा। अगर मर्द में न शो ऑफ हो तो वो तो सूखी मछली के बराबर है। बन्नल द्वीप समूह फ्रांकंगा साम्राज्य के अधीन है, जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और फ्रांकंगा के तट से लगभग 50 समुद्री मील, करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता अत्यंत अद्वितीय है। इसी कारणवश कई अमीर व्यक्तियों ने भारी धनराशि खर्च करके इन द्वीपों के निजी स्वामित्व को प्राप्त किया है और इन्हें अपने अवकाश स्थल में बदल दिया है। बन्नल द्वीपों में एक बहुत बड़ा मुख्य द्वीप भी है, जो यूरोप के अत्यंत प्रसिद्ध रोथचंद परिवार के स्वामित्व में है। इस द्वीप पर उन्होंने एक अत्याधुनिक होटल बनवाया है, जिसकी श्रेणी 7 सितारा होटल तक पहुंच चुकी है। हालांकि इसे होटल कहा जाता है, परंतु यह एक भव्य हवेली जैसी प्रतीत होती है। सामान्यतः केवल वे लोग जिनकी कुल संपत्ति $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो ही इस द्वीप पर कदम रखने की पात्रता रखते हैं। ये स्थान धीरे धीरे दुनिया के शीर्ष अमीरों का सामाजिक मेल मिलाप और व्यापारिक सौदों का प्रमुख केंद्र बन गया है। और यही नीलामी इसी 7 सितारा होटल में होने जा रही है। इस नीलामी को सफल बनाने के लिए रोथचंद परिवार ने बहुत प्रयास किए हैं। उन्होंने अपने निजी नौ बंदरगाह को दुगना कर दिया है और बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड भी जोड़े हैं। संपूर्ण द्वीप पहले से कहीं अधिक जीवंत और व्यस्त हो चुका है। समुद्र की सतह पर एक सफ़ेद रेखा बनाते हुए एक शुद्ध सफ़ेद यॉट धीरे धीरे बंदरगाह पर आकर लगती है। इस यॉट का आगमन तुरंत ही वहां मौजूद कई लोगों का ध्यान खींच लेता है। हालांकि यह अमीरों का जमावड़ा है, परंतु अमीरी के भी स्तर होते हैं। ये लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। कई ऐसे भी हैं जो अपने अपने देशों में तो अत्यंत धनाढ्य हैं, परंतु विदेश आने पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को विवश रहते हैं। आज हजारों अमीरों को आमंत्रित किया गया था, परंतु उनमें से 90% से अधिक लोगों को आयोजकों द्वारा फ्रांकंग के बंदरगाह से क्रूज शिप द्वारा लाया गया था। जो लोग स्वयं के संसाधनों से पहुंचे थे, वे अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोग माने जाते हैं। वाह, ये तो सन चेसर नामक प्राइवेट यॉट है, और वो भी लिमिटेड एडिशन। मैंने इसे खरीदने की बहुत कोशिश की थी पर फिर भी न पा सका। आज तो वाकई आंखें खुल गईं। मुझे याद है, इस यॉट की मूल कीमत 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। केवल 5 बेची गई थी। एक विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति पोरस मिश्रा के पास है, दूसरी किसी रहस्यमय भारतीय खरीदार ने ली थी, और बाकी 3 यूरोप में हैं, पर ये कौन सी है, ये बताना मुश्किल है। बंदरगाह के पास टहलते हुए कई अमीर लोगों का ध्यान यॉट की ओर चला गया।
निश्चित रूप से जो लोग इससे आ रहे थे वे कोई आम लोग नहीं थे। सनचेसर यॉट जैसे ही बंदरगाह पर रुकी, एक लगभग 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति उसमें से निकले जो कई बॉडीगार्ड और महिलाओं से घिरे हुए थे। ओह, ये तो श्रीमान हर्षद हैं, यूरोपीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बादशाह। ही फार्मा इंडस्ट्री तो पिछले 2 वर्षों से उफान पर है। हर्षद जी की संपत्ति तो अब कई गुना बढ़ चुकी होगी, शायद अगले वर्ष फोर्ब्स की टॉप 10 सूची में आ जाएं। हर्षद के कई व्यापारिक साझेदार और मित्र उनसे मिलने आ गए और जल्द ही वहां हंसी मजाक और गुफ्तगू का माहौल बन गया। जैसे जैसे रात के भोज का समय निकट आता गया, समुद्र और आकाश दोनों में तरह तरह के निजी परिवहन के दृश्य उभरते गए। वो जो आ रहा है वो S92 मॉडल का प्राइवेट हेलीकॉप्टर है जिसकी कीमत पिछले साल $27 मिलियन थी। वो रहा एयरबस 365 मॉडल का हेलीकॉप्टर, बस थोड़ा सा ही 10 मिलियन से ऊपर है, लेकिन डिज़ाइन तो लाजवाब है। ... कुछ ही देर में पहले खाली पड़े हेलीपैड पर हर तरह के प्राइवेट हेलीकॉप्टर आ गए। इन हेलीकॉप्टरों में सबसे सस्ता भी $5 मिलियन से ऊपर था, जबकि सबसे महंगे हेलीकॉप्टर की कीमत $80 मिलियन से भी अधिक थी। मानो आकाश में उड़ते छोटे छोटे शहर। तभी समुद्र में दूर एक विशालकाय यॉट का आगमन हुआ। यह एक 500 फीट से भी बड़ी निजी नौक थी जो समुद्र पर तैरता हुआ शहर प्रतीत हो रही थी। अरे, वो तो मोनाको की गलियां है, किसी ने चिल्लाकर कहा। क्या ये वही स्ट्रीट्स ऑफ मोनाको है? मैंने इसके बारे में केवल समाचारों में सुना था, पर आज तो अपनी आंखों से देख लिया। कितनी किस्मत वाला दिन है आज। उस यॉट को देखकर बंदरगाह पर खड़े लगभग सभी अरबपति स्तब्ध रह गए। उनमें से अधिकांश के लिए भी वह यॉट एक दूर की कुड़ी थी। मोनाको की गलियां यॉट को मोरक्कन उद्यानों की थीम पर बनाया गया था। इसमें न केवल अत्याधुनिक स्वीट्स, स्विमिंग पूल और सौना जैसी सुविधाएं थीं, बल्कि इसमें कसिनो, होटल, झीलें और कृत्रिम झरने भी थे। हेलीकॉप्टर चाहिए, इसमें है। पनडुब्बी भी चाहिए, वह भी है। जो आप सोच सकते हैं वह सब कुछ इसमें था, जो नहीं सोच सकते वह भी। लेकिन इसकी कीमत भी होश उड़ा देने वाली थी। सिर्फ इसके निर्माण में ही $1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगे थे। जब इस डिज़ाइन का खुलासा हुआ था तो पूरे 3 वर्षों तक कोई खरीदार सामने नहीं आया। 8 साल के इंतजार के बाद आखिरकार इसे दुबई के एक अत्यधिक शेख समर, वर्तमान राजा का सबसे छोटा पुत्र, ने अपने 42वीं संस्कार के उपलक्ष्य में खरीदा। शायद तेल से भरपूर किसी देश में ही कोई इतना खर्च करने की हिम्मत कर सकता था। सैकड़ों अरबपति जलती निगाहों से उस यॉट को देखते रहे। आखिरकार पूरी दुनिया में $1 अरब की संपत्ति रखने वाले केवल 2000 से कुछ अधिक लोग ही हैं। और कौन अपनी सारी संपत्ति ऐसी दिखावटी चीज पर खर्च करेगा? सिर्फ वही जो पैसे में नहा रहा हो। उनका चकित होना अभी थमा ही था कि मोनाको की गलियां के पास एक और विशाल छाया उभर कर आई। वह एक 250 मीटर लंबा स्टील का राक्षस था जिसकी मुख्य तोपें ठंडी चमक बिखेर रही थीं, समुद्र का असली राजा जैसे। ये क्या है, इतना विशाल? मोनाको की गलियां से भी बड़ा? क्या ये कोई नई यॉट है जो अभी आई है? नहीं, ये यॉट नहीं है, ये तो एक युद्धपोत है। एक अरबपति ने कांपते हुए दूरबीन से देखा। भाड़ में जाए, ये तो एक विध्वंसक है। फक, ये क्या आ गया? शायद ये महज यहाँ से गुजर रहा है। नहीं, देखो, ये हमारी ओर ही आ रहा है, किसी ने चिल्लाया। देख, पर कुछ लोग भी हैं, सब ने फॉर्मल सूट पहने हैं। सब ने बारी बारी से दूरबीन ली और हाँ, वहाँ 4 युवक युवतियाँ, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, शानदार पोशाकों में वाइन ग्लास लिए डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी का आनंद ले रहे थे। कोई विश्वास करेगा, कुछ लोग नीलामी में विध्वंसक युद्धपोत से आ रहे हैं। अगर किसी ने मुझसे पहले ये कहा होता तो मैं उसे पागल समझता, पर अब तो खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। इसकी कीमत कितनी होगी? 10 अरब, 20 अरब या 30 अरब? मुझे नहीं पता इसका मूल्य क्या है, बस इतना जानता हूँ, इस युद्धपोत के सामने तो सारे प्राइवेट प्लेन, यॉट, सब कुछ फीका लग रहा है। अर्जुन चौहान का विध्वंसक युद्धपोत उस समारोह का केंद्र बन चुका था और हर कोई उसके साथ आए युवाओं को लेकर अत्यंत जिज्ञासु था। आखिर वे लोग कौन थे जो इतनी हाई प्रोफाइल एंट्री ले रहे थे? हालांकि मोनाको की गलियां नामक यॉट और विध्वंसक की कीमत में बहुत अधिक अंतर नहीं था, पर एक यॉट तो कोई भी खरीद सकता है जिसके पास पैसे हों। लेकिन एक विध्वंसक, अगर आपके पास धन भी हो तो क्या कोई देश आपको ऐसा बनाने देगा? एक विध्वंसक का मालिक होना, उसकी सत्ता और संकेत एकदम अलग स्तर का था। लगता है उस जहाज पर कुछ पूर्वी लोग हैं। जैसे ही युद्धपोत और पास आया, किसी ने अंततः अर्जुन चौहान और उसके साथियों के चेहरे पहचान लिए। पूर्वी लोग, क्या ये भारत से हैं? उनके मन में उठता ख्याल यही था, क्योंकि अगर किसी पूर्वी देश में ऐसी रहस्यमयी शक्ति हो सकती थी तो वह भारत ही हो सकता था। लेकिन वे यूरोप में थे और ये साफ तौर पर एक यूरोपीय युद्धपोत था। फिर इन्हें ये कैसे मिला? ये लोग आ रहे हैं। चूंकि विध्वंसक का भार और गहराई बहुत अधिक थी, इसलिए द्वीप के चारों ओर के जल क्षेत्र इतने उथले थे कि यह जहाज वहां तक नहीं पहुंच सकता था। इसी कारण मोनाको की गलियां, यॉट और विध्वंसक दोनों ही द्वीप से सैकड़ों मीटर दूर रुक गए।
तभी दो हेलीकॉप्टर तेज आवाज के साथ मुख्य द्वीप की ओर बढ़ने लगे। एक हेलीकॉप्टर मोनाको की गलियां यॉट के मालिक का था, जिसकी कीमत 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी। और दूसरा हेलीकॉप्टर वो अभी भी सक्रिय सेवा वाला एक सशस्त्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। दोनों तरफ लटके मिसाइल और मशीन गन से देख रहे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसा कि सभी जानते हैं, कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़कर ऐसे निजी हथियार किसी के पास नहीं हो सकते। यहाँ तक कि सेवानिवृत्त विध्वंसक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तभी बेचे जाते हैं जब उनके सभी हथियार प्रणालियाँ हटा दी जाती हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। एक ही संभावना थी, जिस देश का ये विध्वंसक था उसने इसे इन युवाओं को उधार दिया था। लेकिन क्या राष्ट्रीय रणनीतिक हथियार ऐसे उधार दिए जा सकते हैं, और वह भी लड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए? ये तो कल्पना से परे था। दोनों हेलीकॉप्टर लगभग एक साथ हेलीपैड पर उतरे। एक सोने के रंग वाले हेलीकॉप्टर से दुबई का 22 वर्षीय युवा उतरा। उसके वस्त्र और आभूषण अमीरी की चोटी को छूते दिख रहे थे, यहाँ तक कि उसके बॉडीगार्ड और दासियां भी अद्वितीय थीं। दूसरे हेलीकॉप्टर से उतरे वे ही 4 पूर्वी युवक युवतियां, जिन्हें लोग पहले देख चुके थे। मित्र, तुम्हारा विध्वंसक और यह सशस्त्र हेलीकॉप्टर तो वाकई जबरदस्त हैं। दुबई का वह युवा अर्जुन चौहान की ओर बढ़ा और अभिवादन किया। वह उनकी चाल ढाल और वस्त्र देखकर तुरंत समझ गया कि इन चारों में अर्जुन ही नेता है। हा, बस ठीक ठाक ही है। तुम्हारा जहाज और हेलीकॉप्टर भी कमाल के हैं, अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया। अबे ओ, तू दुबई की भाषा भी जानता है? विक्रम लांबा वैंगलिंग ने हैरानी से अर्जुन की ओर देखा। धीरे बोलो, मैं दुनिया भर की भाषाओं में निपुण हूँ। ये तो आम बात है, चौंक मत जाना, अर्जुन ने घमंड से कहा। फिर उसने उस यॉट की ओर ललक से देखा। सच कहें तो अर्जुन को मोनाको की गलियां यॉट बहुत पसंद आई थी। अगर वह इसे भारत ले जा पाता तो कितना शाही और रोबदार लगता। हालांकि वह अत्यंत धनाढ्य था और अगर चाहे तो वैसी एक नई यॉट बनवा भी सकता था, परंतु ऐसा कहा गया था कि उसे बनवाने में 3 साल लगेंगे। अर्जुन के पास इतना धैर्य नहीं था। अरे भाई, जरा परिचय करा दें, मेरा नाम है अजीक समर, दुबई के राजा का सबसे छोटा बेटा। अजीक ने हाथ मिलाते हुए कहा। क्या आप भारत के सम्राट के पुत्र हैं? हालांकि वह हिंदी नहीं जानता था, परंतु उच्चारण और लहजे से वह अंदाजा लगा सका कि विक्रम और अर्जुन हिंदी में बात कर रहे थे। उसके मन में यही बैठ गया कि जो व्यक्ति यह सब कर रहा है वह जरूर किसी देश के शाही परिवार से होगा। हा, अर्जुन हंसा। हमारे देश ने तो 100 साल पहले ही राजशाही खत्म कर दी थी। मैं तो बस भारत का एक आम नागरिक हूँ। आम नागरिक? अजीक की आंखें चौड़ी हो गईं। तो फिर यह युद्धपोत तुम्हारे पास कैसे आया? अरे, मैंने इसे इंग्लैंड की महारानी से उधार लिया है, अर्जुन ने बिना झूठ बोले जवाब दिया। वास्तव में ये युद्धपोत हैगन द्वारा महारानी के माध्यम से ही अरेंज कराया गया था। क्या वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अजीक चौंक गया। उसे यह नहीं पता था कि अगर अर्जुन इस युद्धपोत को लेकर भारत वापस भी चला जाता तो भी इंग्लैंड की महारानी एक शब्द भी न कहती। इसमें क्या बड़ी बात है, बस तेल भरवा कर वापस भेज देना है, अर्जुन ने बड़े ही सहज ढंग से कहा। अजीक के माथे पर काली रेखाएं खींच गईं। तेल भरवा देना? ये कोई कार थोड़े ही है, ये तो विध्वंसक युद्धपोत है। मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन उसने समझ लिया कि शायद अर्जुन असली वजह बताना नहीं चाहता और वह भी ज्यादा टोकने से बच गया। अब उसके दिमाग में भारत की रहस्यमयता कई स्तर ऊपर पहुंच चुकी थी। वह अर्जुन को कोई आम नागरिक नहीं मानता था, उसे अब भारत के छिपे हुए नागों और शांत बाघों का अनुमान हो चुका था। वैसे भाई, अर्जुन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, मेरा नाम अर्जुन चौहान है। अर्जुन, आपसे मिलकर खुशी हुई। कभी हमारे खूबसूरत दुबई में जरूर आइए। अजीक ने हाथ मिलाया। मैं आपके लिए सबसे शानदार मेहमान कक्ष और सबसे लजीज खाना तैयार करवाऊंगा। अर्जुन जैसे व्यक्ति से जान पहचान बनाना अजीक के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं थी। जरूर, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। वैसे अजीक, तुम्हारी यॉट वाकई लाजवाब है। हा, ये छोटी सी चीज भी बहुत खर्चीली है, अजीक ने उत्साहित होकर बताया। यह मेरे पिता का मुझे वयस्क होने पर दिया गया तोहफा था। इसका निर्माण खर्च 1.1 बिलियन डॉलर था और आंतरिक सज्जा मिलाकर इसकी कुल कीमत 2 बिलियन डॉलर से भी ऊपर चली गई। ये दुनिया में इकलौती है। तस, अर्जुन ने सराहना की। तो एक बात बताओ, क्या हम कुछ बातचीत करें? अर्जुन, बोलो, क्या ये यॉट बिकाऊ है? अजीक चौंक गया। अब तक किसी ने भी इतनी बेहिचक उससे उसकी यॉट खरीदने की बात नहीं की थी। अर्जुन, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारी यॉट खरीदना चाहता हूं और कीमत में तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। इसका निर्माण 2 बिलियन में हुआ तो 3 बिलियन में कैसा रहेगा? वो बात नहीं है। वो, अजीक अचानक गूंगा हो गया। वह दुबई का रहने वाला था, जहां नलों से तेल निकलता है। राजा का सबसे लाडला बेटा। हमेशा वही लोगों पर धन की धौंस जमाता था, पर आज कोई और उस पर धन की धौंस जमा रहा था। अर्जुन चौहान ने खुलेआम 1 बिलियन डॉलर और जोड़ दिए। ये तो दुबई की अमीरी को सीधी चुनौती थी। अगर ये कम है तो 4 बिलियन भी दे सकता हूं, या फिर 5 बिलियन।
अर्जुन ने जैसे डर हो कि अजीक मना कर देगा, लगातार कीमत बढ़ाए, अगर ये भी नहीं चले तो तुम ही कीमत तय करो, मैं बिल्कुल भी मोलभाव नहीं करूंगा। ये बातचीत तो कहीं और ही पहुंच गई है। अजीक अब नहीं जानता था कि वो कौन है, कहाँ है और क्यों है। बस थोड़ी देर बात करके ही अर्जुन ने उस पर इतना धन फेंक दिया कि उसकी आत्मा तक हिल गई। अब वह खुद ही पूछना चाहता था, यहाँ असली अरबपति कौन है? मित्र, बात पैसों की नहीं है। दुबई में तो सबसे आखिरी चीज जो कम है वो है पैसा। अजीक समर ने कहा। शाही परिवार का सदस्य होने के नाते वह जन्म से ही रोम में रह रहा था, इसलिए पैसे की उसके लिए कोई विशेष कीमत नहीं थी। दुबई के लोग रोज बस तेल के कुओं के वाल्व घुमाते हैं, बाएं घुमाया तो बंद, दाएं घुमाया तो खोल दिया। जब कुछ खरीदना होता है तो बस थोड़ा सा तेल बहा देते हैं। जिंदगी बस इतनी सीधी और भरी पूरी है। परंतु ये युवक जो भारत से आया था, उसने अजीक को ये एहसास करा दिया कि बड़े तो बहुत हैं, लेकिन कोई न कोई उनसे भी बड़ा होता है। ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ सौदा करता हूँ। अर्जुन चौहान ने अजीक के हिचकिचाहट को देखकर अपने विध्वंसक की ओर इशारा करते हुए कहा, ये चीज़ तुम्हारी यॉट से भी कहीं ज्यादा महंगी है। मैं इसके साथ उस पर लगे सभी हथियार और उपकरण भी दे दूंगा। कैसा रहेगा अर्जुन? तुम ये अजीक को कभी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था। जब बातों से काम नहीं बना तो सामने पैसे मारो। अब तो वह विध्वंसक को अपनी यॉट के बदले में देना चाहता था। इस आदमी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? और वह भी तब जब ये विध्वंसक असल में उधार लिया गया था। भले ही ये अर्जुन का अपना होता तो भी जैसे ही ये दुबई के क्षेत्रीय जल में दाखिल होता, तुरंत बमबारी शुरू हो जाती। फिर अचानक अजीक के दिमाग में एक झटका सा लगा, क्या ये विध्वंसक ब्रिटेन की महारानी की ओर से दिया गया उपहार नहीं था? इसका मतलब ये तो इंग्लैंड की राष्ट्रीय संपत्ति हुआ, पर यह समुद्री क्षेत्र तो फ्रैंकफर्ट के अधीन है। फिर फ्रैंकफर्ट वाले एक ब्रिटिश विध्वंसक को अपने जल क्षेत्र में कैसे घुसने दे सकते हैं? क्या वे डरते नहीं कि यह विध्वंसक पागल हो जाए और उनकी सीमा के अंदर तबाही मचा दे? अर्जुन, मुझे इस विध्वंसक की कोई ज़रूरत नहीं। इसे दुबई ले जाने वाला भी कोई नहीं है। छोड़ो ये बात। अर्जुन, तुम इतने अमीर हो, एक नई यॉट बनवा लो। ठीक है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने समझ लिया कि अजीक वाकई अपनी यॉट बेचना नहीं चाहता। अर्जुन थोड़े मायूस हुआ। श्रीमान अर्जुन, अजीक को राजी कराना मुश्किल नहीं है। अब यशवंत यादव अचानक बोला, तुम्हारे पास उपाय है? हाँ श्रीमान, असल में वो सभी तेल के कुएं और क्षेत्र जो दुबई में हैं, असल में वो आपके हैं। यशवंत ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसे सुनकर अर्जुन हक्का बक्का रह गया। क्या? जरा खुलकर बताओ। बहुत समय पहले आपके पूर्वजों ने उस भूमि के नीचे मौजूद विशाल संसाधनों का पता लगा लिया था। फिर उन्होंने ताकत और धन से वह जमीन अधिग्रहित कर ली थी। आप तो बस उनकी मेहनत का सम्मान करते हुए दुबई के लोगों को कुछ हिस्सा दे रहे हो, वरना सब कुछ तो आपका है। दिखने में भले ही दुबई अमीर लगता हो, पर असल में उन्हें उन तेल क्षेत्रों से सिर्फ 20% की आय मिलती है। बाकी का 80% तो सीधे सीधे चौहान परिवार की तिजोरी में जाता है। मुझे जानकारी नहीं थी, अर्जुन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। कोई बात नहीं, अगर बिकाऊ नहीं है तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मुझे ज़रूरी ही इसे खरीदना है। वैसे भी एक विमानवाहक पोत लेकर उसे मॉडिफाई कराना इस मोनेको से कई गुना अधिक प्रभावशाली रहेगा, है न? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्रीमान अर्जुन, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आप अंततः आ ही गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तभी एक तेजी से आता व्यक्ति इस थोड़े तनावपूर्ण माहौल को तोड़ देता है। अर्जुन, तुम्हारा कोई दोस्त आ गया है, चलो बाद में बात करते हैं। इस मौके का लाभ उठाकर अजीक जल्दी से अर्जुन से दूर हट गया। श्रीमान पोलारी, बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी पोलारी अग्रवाल था, जिसे अर्जुन पहले एक बार मिल चुका था। आइए, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। पोलारी ने इशारा करते हुए कहा, ये सज्जन हैं बिला गेट्स। मैं जानता हूँ, अर्जुन ने तुरंत कहा, एक जमाने में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। और आप हैं श्रीमान अर्नोल्ड, श्रीमान एलिसन, मिस वॉल्टन और श्रीमान वॉल्टन। आज पोलारी के साथ आए सारे लोग फोर्ब्स अरबपति सूची के शीर्ष 10 में थे। कोई भी 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम संपत्ति वाला नहीं था। पुराने मित्रों, ये हैं श्रीमान अर्जुन। पोलारी ने परिचय कराया। अरे बाप रे, ये तो मुझसे बिजनेस की क्लास लेने नहीं कहेंगे ना? अर्जुन एकदम चुप्पा रह गया। ये सब बड़े बड़े लोग थे, कई तो शून्य से शुरू करके अरबपति बने थे। दुनिया के किसी भी बिजनेस स्कूल में ये सब मानद प्रोफेसर होते। इन्हें देखकर अर्जुन को भी घबराहट होने लगी। क्या हो रहा है? विक्रम लांबा भी अवाक था। उसके पिता भी अमीर थे, पर इन अरबपतियों से तुलना नहीं हो सकती थी। सामने खड़े होकर ही उसे घबराहट महसूस होने लगी। पोलारी, ये लोग अर्जुन जी से बहुत प्रभावित हैं। ये लोग मुझसे अनुरोध कर रहे थे कि मैं इनका परिचय करवाऊं, ताकि आपसे व्यापार से संबंधित कुछ सलाह ले सकें। अबे बाप रे, अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया। और विक्रम तो पहले ही गाली दे चुका था।
पिछले कुछ महीनों में उसने देखा था कि अर्जुन को व्यापार का कोई औपचारिक ज्ञान नहीं है। उसके हल निकालने के तरीके दो ही होते, या तो पैसा फेंको या फिर प्रतिद्वंद्वी को खरीद लो। ऐसे आदमी से व्यापार पर सलाह लेना हास्यास्पद था। नहीं नहीं, मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं आता। अर्जुन ने हाथ जोड़कर मना किया। श्रीमान अर्जुन, हम सच में आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। बिल गेट्स ने कहा, आप सोचते होंगे कि आप युवा हैं और अनुभवहीन, पर आपकी पृष्ठभूमि में जो ज्ञान है वही हमारे लिए प्रेरणा बन सकता है। ऐसा है क्या? अब अर्जुन समझ गया कि असल में ये लोग उसके व्यापारिक अनुभव से नहीं, बल्कि उसके परिवार की पीढ़ियों से संचित समझ और नजरिए से प्रेरणा लेना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि अर्जुन ने अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीखा था। ठीक है, फिर पूछिए। थोड़ा बहुत सोचकर अर्जुन ने हामी भर दी। हम जानना चाहते हैं कि चौहान परिवार के व्यापार किस किस क्षेत्र में फैले हैं। हम सब कुछ? क्या? सभी उद्योगपतियों की भौहें चढ़ गईं। वे सभी अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। पर सब कुछ का मतलब? फिर अर्जुन को कुछ याद आया। नहीं, सब कुछ नहीं। अब जाकर उनकी सांस में सांस आई। वे गैरकानूनी और गंदे काम जैसे कि ब्लैक मार्केट, अभद्र फिल्में या देह व्यापार, वो सब मैं नहीं करता। किसने पूछा ये सब? हर किसी के मन में यही चल रहा था। भले ही वह इन सब में लिप्त होता तो भी वह पोलारी से ज्यादा अमीर नहीं हो सकता था। श्रीमान अर्जुन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी कुल संपत्ति कितनी है? अर्नोल्ड ने सबसे अहम सवाल किया। ओह, ये सवाल तो अर्जुन खुद भी नहीं जानता था। थोड़ी देर सोचकर अर्जुन बोला, मैं सटीक रकम नहीं बता सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं श्रीमान बिला के सॉफ्टबैंक में 37% का भागीदार हूँ। श्रीमान अर्नोल्ड की LVMH में 28.6%, श्रीमान एलिसन की कंपनी में 43.1% और वॉलमार्ट के 34% शेयर मेरे पास हैं। ये शब्द चौंकाने वाले थे और सभी के चेहरे की मुस्कान जैसे जम सी गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महज उत्सुकता से पूछे एक सवाल पर इतना बड़ा रहस्य सामने आ जाएगा। इतनी बड़ी शेयरहोल्डिंग किसी भी कंपनी में उन्हें सबसे बड़ा भागीदार बना देती, और फिर भी उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। जैसे ही हम वापस जाएंगे, इसकी पूरी तरह से जांच करवानी ही होगी। हर कोई मन ही मन ठान चुका था। तो श्रीमान अर्जुन, व्यापारिक युद्धों के बारे में आपका क्या मत है? या यूं कहें कि अगर आपको अपने दुश्मनों को हराना हो तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? बहुत आसान है, अर्जुन चौहान ने कहा। अगर वो कंपनी सार्वजनिक है तो पैसे उड़ाओ और शेयर खरीदो। अगर 10% प्रीमियम से बात नहीं बने तो 20%, फिर 30%। और अगर तब भी न माने तो डबल करो, सुपर डबल करो। जब पूरी कंपनी के शेयर तुम्हारे पास आ जाएंगे तो प्रतिस्पर्धा खत्म। कुछ लोग हक्के बक्के रह गए। ये क्या रणनीति थी? बस पैसा फेंको, इतनी सीधी और हिंसक। अगर कंपनी पूरी तरह निजी हो तो हेडहंटिंग करो, डबल सैलरी, गाड़ी, घर ऑफर करो और उनकी पूरी टीम को तोड़ लो। खाली ढांचा किसी काम का नहीं होता। अबे बाप रे! कई विश्वस्तरीय उद्योगपतियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन की सोच उनकी समझ के दायरे से बाहर थी। एक्विजिशन और हेडहंटिंग उद्योग में आम रणनीति हैं, लेकिन वे भी इस शर्त पर कि आपके पास पूंजी हो और दूसरी पार्टी मान जाए। पर जैसा भारत में कहा जाता है, पैसे से तो शैतान को भी चक्की चलवाया जा सकता है, और थोड़ा ज्यादा पैसा हो तो चक्की को शैतान से भी घुमवाया जा सकता है। अगर कोई शेयर नहीं बेचना चाहता और तुम उसे 2 गुने 3 गुने दाम पर खरीदने आ जाओ तो न बेचने वाला मूर्ख कहलाएगा। सच है कि अगर कोई शेयर दीर्घकालिक रूप से पकड़े रहे तो उससे कहीं अधिक रिटर्न मिल सकता है, पर वो एक लंबी प्रक्रिया है। अगर अभी तुम्हारे पास 2-3 गुना पूंजी है तो तुम कहीं अधिक लाभकारी निवेश कर सकते हो। वही बात हेडहंटिंग पर भी लागू होती है। आमतौर पर लोग सिर्फ कुछ सीनियर लोगों को निकालते हैं, लेकिन अर्जुन चौहान तो पूरी कंपनी की टीम को उखाड़ लेने की बात कर रहा था। ये व्यापार नहीं, हुल्लड़बाजी थी। परंतु कहीं लिखा भी तो नहीं है कि हेडहंटिंग पर कोई सीमा है। पर यह सब तभी संभव है जब आपके पास असीम पूंजी हो। अगर सब पैसा शेयर और कर्मचारियों पर खर्च कर दिया तो कंपनी के भविष्य का क्या? श्रीमान अर्जुन, आपकी बात समझ में आती है। बिल गेट्स अब बिलासरायगिरी ने थोड़ी हंसी के साथ कहा। परंतु क्या व्यापार में ऐसी प्रतिस्पर्धा बहुत खर्चीली नहीं हो जाती? अगर तुम्हारे पास पैसा है तो क्या तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए पैसा लगाने से डरोगे? अर्जुन चौहान ने ठेठ अंदाज में कहा। मान लिया कि एकाधिकार कानून है, लेकिन उससे बचने के भी कई रास्ते हैं, है न? इसके बाद अर्जुन ने नेत्से म्यूजिक पूर्व में वानगई क्लाउड के साथ अपने अनुभव साझा किए। सभी उद्योगपतियों के मुंह खुले रह गए। सभी गायक कलाकारों के राइट्स खरीद लेना, पूरी कंपनी की स्टाफ को तोड़ लेना, क्या ये किसी इंसान का काम था? पर श्रीमान अर्जुन, आपने इतने राइट्स खरीदने में और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने में जितना पैसा लगाया है, उसकी भरपाई मुनाफे से 10 साल में भी नहीं हो पाएगी। और ये खर्च साल दर साल बढ़ता ही जाएगा। मुनाफा तो दूर की बात है। वाल्टर अब विजयलक्ष्मी वालिया ने अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी की ओर इशारा किया। सच में
सालों बाद जब अर्जुन की कंपनी संगीत उद्योग में एकाधिकार पालेगी तो वो बाजार के नियम तय करेगी। पर तब तक का समय 10 साल भी कम लग सकते हैं। कौन इतने दशक इंतजार करेगा? व्यर्थ है। तुम लोग बहुत ही सती सोच रखते हो, अर्जुन हंसते हुए बोला। क्या जानते हो कि मैं नेत्से को क्यों लेना चाहता था? क्योंकि उनका मालिक मुझे चिढ़ा रहा था। उसका धंधा उखाड़कर मुझे मजा आया, और जब मन खुश हो तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब शरीर स्वस्थ हो तो जिंदगी 10 साल और बढ़ जाती है। ये क्या तर्क है? भीड़ हक्की बक्की रह गई। और अगर मेरे पास इतना पैसा है कि मैं खरीद सकता हूं तो क्या मुझे खर्चे की चिंता होगी? अर्जुन ने फिर वही गुंडा स्टाइल में कहा। हर इंसान को बस पैसा ही नहीं चाहिए होता। तुम लोग मेरी दुनिया को समझ नहीं सकते क्योंकि तुम लोग उतने अमीर नहीं हो। मेरे स्तर पर पैसा कोई मायने नहीं रखता। ज्यादा खर्च या ज्यादा कमाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी है खुश रहना। खां खां खां। कुछ उद्योगपति तो अर्जुन की बातों से खांसने लगे। तुम लोग इतने अमीर नहीं हो, ये बात उन लोगों को कह रहा था जिनका नाम फोर्ब्स टॉप 10 में आता है। और अब अर्जुन कह रहा था कि पैसे में उसकी कोई रुचि नहीं। आखिरी बार ऐसी बात एक और भारतीय उद्योगपति ने कही थी। क्या वाकई भारत में इतनी संपत्ति आ चुकी है? क्या विकासशील देश का टैग सिर्फ छलावा है और सब लोग चुपचाप अमीर बन रहे हैं? अर्जुन चौहान को अंदाजा भी नहीं था कि उसके हल्के फुल्के जवाबों ने इन अरबपतियों की भारत के प्रति सोच को पूरी तरह बदल दिया। श्रीमान अर्जुन की बातें वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रहीं। हमें कुछ और कार्य हैं, हम चलें अब? हाँ, हमें कुछ और मित्रों से मिलना है, फिर कभी आपसे सलाह लेंगे। कुछ औपचारिक नमस्कारों के बाद वे वहां से ऐसे भागे जैसे भूत देख लिया हो। अगर बातचीत और चलती तो शायद वे खुद को ही गरीब समझने लगते। क्या फोर्ब्स की सूची झूठ थी? ये अर्जुन ने जाते हुए उद्योगपतियों की पीठ की ओर इशारा करते हुए कहा। पोलरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उन्होंने खुद ही अनुभव पूछे और मैंने बस ईमानदारी से बता दिया। पोलरी अग्रवाल ने एक लाचार मुस्कान दी। उसे अच्छी तरह पता था कि अर्जुन जो भी कह रहा था उसमें 1% भी बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं था। यही कारण था कि कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था। श्रीमान पोलरी, मुझे लगता है आपके मित्रों के दिलों को काफी गहरा झटका लगा है। आपको जाकर उन्हें ढांढस बंधाना चाहिए, विक्रम लांबा ने मजाक में कहा। तो मैं क्षमा चाहता हूँ श्रीमान अर्जुन। श्रीमान विक्रम, आप लोग आराम से बैठिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छी, ये लोग तो फोर्ब्स लिस्ट में आते हैं और इतनी सी बात भी नहीं सह पाए। विक्रम ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। जब से उसने अर्जुन से दोस्ती की थी वो रोज वसाई स्टाइल की कहानियों से इतना घिर चुका था कि अब उसकी सहनशीलता बुलेट प्रूफ हो गई थी। ये लोग तो बस कुछ मिनटों में घबरा गए। अर्जुन चौहान की उन अमीर व्यापारियों के साथ बातचीत ने कई दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन भाषा की बाधा और थोड़ी दूरी के कारण आसपास खड़े लोग ठीक से समझ नहीं पाए कि आखिर बात क्या हुई थी। लेकिन उनके जल्दबाजी में और शर्मिंदा होकर वहां से जाने के तरीके को देखकर कुछ लोग सोचने लगे कि शायद उन्हें भी अर्जुन चौहान के हाथों कुछ सहना पड़ा हो। मुझे अब याद आया, ये वही भारतीय आदमी है, अर्जुन चौहान। आखिरकार किसी ने अर्जुन को पहचान लिया। क्या ये वही भारतीय है जिसने लगभग किंग देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था? लेकिन ये तो काफी जवान दिखता है। हा, मुझे अभी भी वो गाना याद है, बस इसी तरह तूने भाप में पका दिया। मित्र, तुम गलत हो, वो था सिर्फ तेरे उजाले से तूने मुझे जीत लिया। नहीं, असली लाइन थी, बस इस हसीना से तूने मुझे जीत लिया। ... जब ये पुष्टि हो गई कि वह वाकई अर्जुन चौहान था तो ये बात कुछ भी असंभव नहीं लगी कि वो एक डिस्ट्रॉयर खरीद सकता है और दुनिया के सबसे ताकतवर व्यापारियों को शर्मिंदा करके भगा सकता है। पर इससे अर्जुन की ओर ध्यान और भी बढ़ गया। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की आभा लिए हुए व्यक्ति जहां भी जाता है वहीं सबकी निगाहें टिक जाती हैं। चलो, अब हमें वेन्यू की तरफ जाना चाहिए, अर्जुन चौहान ने आसपास की निगाहों से थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, समूह ने सिर हिलाया और रॉथस्चाइल्ड परिवार के एक कर्मचारी के नेतृत्व में होटल और पोर्ट के बीच की शटल सेवा में बैठकर वे होटल की ओर रवाना हो गए। चलो हम भी चलें। हाँ, अब और कोई खास तो आने वाला नहीं होगा। इतने भव्य आगमन को देखने के बाद अब कोई और चीज़ शायद इन्हें हैरान नहीं कर सकती थी। और चूंकि शाम का आयोजन शुरू होने वाला था, सभी सीधे होटल लौट आए। इस समय तक होटल लोगों से खचाखच भर चुका था। जो मेहमान नीलामी के लिए आए थे वे अपने कमरे समेटकर होटल के निजी समुद्र तट पर आ गए थे। उत्तम शराब, बेहतरीन व्यंजन, मधुर संगीत और आकर्षक लाइटिंग के बीच ये जगह एक बार या क्लब जैसी नहीं बल्कि एक उच्चस्तरीय सामाजिक सम्मेलन बन चुकी थी, जिसमें सूट बूट में सजे व्यापारी और उनकी संगिनी महिलाएं थीं। अर्जुन चौहान और अन्य लोग एक आरामदायक जगह पर बैठे और धीरे धीरे उस शिष्ट और गरिमामयी माहौल में घुलने लगे। वाह, यहाँ तो सच में बहुत भीड़ है, विक्रम लांबा चारों ओर देखते हुए बोला। अरे देखो, वो ट्वाइलाइट सिटी वाली क्रिस्टन है ना?
अर्जुन ने विक्रम की निगाह का पीछा किया और देखा कि सचमुच पास ही एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की कुछ उद्योगपतियों के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी, जिनमें से एक चेहरा अर्जुन को कुछ जाना पहचाना लगा, शायद ऊर्जा उद्योग से जुड़ा कोई बड़ा नाम था। इसमें अजीब क्या है? अर्जुन हंसते हुए बोला, ऐसे आयोजनों में एक आकर्षक महिला साथी लाना आम बात है। अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो क्या इंटरनेशनल फिल्म स्टार्स में से किसी को नहीं चुन पाओगे? वो देखो, अर्जुन ने एक और दिशा में इशारा किया, हैरी पॉटर वाली एम्मा, और वहाँ अन्ना सोफिया। वो तो है ही, असल जिंदगी में तो कैमरे से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। विक्रम ने बिना कोई संकोच के कहा, पश्चिमी देशों में चुपचाप प्रशंसा करना ज्यादा अजीब समझा जाता है। लो देखो, कोई बड़ा आदमी आ रहा है। तभी उनके चारों ओर हलचल हुई और भीड़ में अचानक 3 से 5 लोगों के चलने लायक चौड़ी राह बन गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी उम्र 40 के आसपास लग रही थी, होटल की ओर से धीमे मुस्कान के साथ चला आया। ये कौन है? अर्जुन चौहान ने पूछा। कितनी भव्य एंट्री है, मैं भी नहीं पहचान पाया। विक्रम को भी चेहरा जाना पहचाना तो लगा, लेकिन याद नहीं आया। तर्क के अनुसार जो व्यक्ति शीर्ष उद्योगपतियों से रास्ता साफ करवा ले, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। श्रीमान अर्जुन, ये है बाइरोस रॉथस्चाइल्ड परिवार के वर्तमान मुखिया के दूसरे पुत्र। ये इस नीलामी के आयोजक हैं। ये यिन ने तुरंत परिचय करवाया। ओह, रॉथस्चाइल्ड परिवार का सदस्य, अब समझ में आया। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि रॉथस्चाइल्ड परिवार का कोई भी सदस्य फोर्ब्स की सूची में नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास संपत्ति या प्रभाव नहीं है। सच तो यह है कि ये परिवार एक पूरे राष्ट्र जितनी ताकत रखता है। हजारों आंखों की निगाह में बाइरोस मंच की ओर न जाकर सीधे अर्जुन चौहान की दिशा में बढ़ा। देखो देखो, श्रीमान बाइरोस उस पूर्वी युवक की ओर जा रहे हैं। ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, जैसे पहले कहीं देखा हो। वो अर्जुन चौहान है। भूल गए क्या? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आया था। कहा जाता है कि उसका दादा 20वीं सदी की आर्थिक मंदी का सूत्रधार था। सच में? क्या ये बात सही है? चुप रहो, बहुत संभव है। कई देशों ने उस वक्त विरोध जताया था, सार्वजनिक तौर पर मजाक उड़ाया, और बाद में उनमें से दर्जन भर देशों की अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा गईं। खासकर किंग देश, उसके बारे में तो सुना ही होगा। क्या भारत में वाकई ऐसा ताकतवर आदमी है? ... अचानक माहौल में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं और कुछ लोगों ने तो ये बात फैला दी कि अर्जुन चौहान इस द्वीप पर डिस्ट्रॉय से आया है। पल भर में बाइरोस के बाद सबसे ज्यादा ध्यान अर्जुन को मिलने लगा। वास्तव में बाइरोस अर्जुन चौहान के सामने जाकर रुका और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने अपने आदर्श को सामने पा लिया हो। क्या आप श्री अर्जुन चौहान हैं? हजारों हैरान लोगों के सामने बाइरोस ने झुककर अर्जुन को प्रणाम किया। वाह, इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। यूरोप के सुपर परिवार रॉथस्चाइल्ड की प्रतिष्ठा उनकी वंशानुगत विरासत में झलकती है, पर वे राजनीति और व्यापार में भी बेहद सक्रिय हैं। लेकिन अब तक किसी राष्ट्राध्यक्ष के सामने भी उन्होंने ऐसी नम्रता नहीं दिखाई थी। मैं ही हूँ, अर्जुन चौहान ने शांत स्वर में कहा। श्री अर्जुन, क्या वेन्यू आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बाइरोस ने सम्मानपूर्वक पूछा। हम ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया। श्री बाइरोस, इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। आप बाकी मेहमानों की सेवा में लग जाए। उसकी आवश्यकता नहीं, बाइरोस ने दृढ़ता से कहा। रॉथस्चाइल्ड परिवार को किसी की कृपा पाने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के शीर्ष उद्योगपति भले ही वहां मौजूद हों, पर बाइरोस के लिए उनमें से कोई भी एक नजर लायक भी नहीं था। ये बात सुनने में घमंडी लग सकती थी, लेकिन वहां मौजूद हर कोई मानता था कि रॉथस्चाइल्ड परिवार के पास ऐसी बात कहने का अधिकार था। श्री अर्जुन, रॉथस्चाइल्ड परिवार डोरेलास परिवार की एक शाखा है, और चूंकि डोरेलास परिवार आपके सेवक हैं, तो हम भी हुए। भला सेवक अपने स्वामी की सेवा से कैसे बच सकता है? बाइरोस ने पूर्ण श्रद्धा से कहा। इस बार बाइरोस ने अपनी आवाज़ भी धीमी नहीं की, जैसे ये बात सभी को सुनानी हो। और इस बार पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। उनमें से अधिकांश को डोरेलास परिवार का नाम भी नहीं पता था, लेकिन जो उन्होंने सुना वो इतना था, एक रॉथस्चाइल्ड सदस्य इस भारतीय युवक को अपना स्वामी कह रहा था। क्या इससे अधिक चौंकाने वाली खबर दुनिया में कोई हो सकती थी? एक पल की चुप्पी के बाद चारों ओर खुसर पुसर शुरू हो गई। हर कोई अर्जुन चौहान की पृष्ठभूमि को लेकर चर्चा करने लगा। शुरुआत में लोग उसे केवल एक अमीर और चर्चित व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन अब उस पर रहस्य का एक पर्दा छा गया था। रॉथस्चाइल्ड परिवार स्वयं यूरोप में एक किंवदंती है, और उनके स्वामी को तो कहा जा सकता है किंवदंती की भी किंवदंती। महेश, क्या तुमने इस अर्जुन चौहान की पृष्ठभूमि के बारे में सुना है? कुछ एकत्र हुए भारतीय उद्योगपति भी आपस में फुसफुसा रहे थे। यदि अर्जुन वहां होता तो वह इन्हें आसानी से पहचान लेता। ये सभी भारत के घर घर में पहचाने जाने वाले नाम थे। अलीबाबा समूह के संस्थापक महावीर यादव, टेंगसुन टेक्नोलॉजी के महेश अग्रवाल, वेब के ललित होडा, पिंडोडील के हर्षवर्धन झा और कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियां वहां मौजूद थीं। हालांकि वे अक्सर यूट्यूब के रील सेक्शन में नहीं दिखते।
महावीर यादव की अर्जुन से ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना था, खासकर ये कि महेश और ललित को तो उससे घाटा भी झेलना पड़ा था। ये आदमी राक्षस है। उस घटना के बारे में महावीर और ललित ने पहले कभी किसी को नहीं बताया था, और यह पहली बार था कि वे किसी के सामने इसे साझा कर रहे थे। उस दिन इसने हमारे मुंह पर एक साथ 500 अरब अमेरिकी डॉलर फेंक दिए। तभी हमें एहसास हुआ कि इसके पास तो $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की नकद संपत्ति है। उस अनुभव को याद करते ही महेश और ललित आज भी निर्बल महसूस करते थे। अब तो इसके रॉथस्चाइल्ड से भी संबंध हैं और वो इसे स्वामी मानते हैं। इस लड़के की पृष्ठभूमि तो और भी रहस्यमयी होती जा रही है। वैसे भी इसे कभी उकसाना मत, महेश ने कहा। महावीर जी, भले ही अब आपका अलीबाबा समूह हमसे आगे निकल चुका है, लेकिन अगर आपने इसे छेड़ा तो आपका हाल भी कहीं दिंगसांशी और उसके बेटे जैसा न हो जाए। हाँ, सालों की मेहनत और किसी ने पूरी कंपनी को एक फुट मसाज केंद्र बना दिया। ये कहते हुए वे हंस पड़े। अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर इससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहूँगा। महावीर यादव को पैसे से ज़्यादा रुचि अर्जुन में थी। ... ठीक है, आप आगे बढ़िए। मिस्टर हैगन ने मेरे यूरोप प्रवास के दौरान पहले से ही सारी व्यवस्था कर दी है। अर्जुन चौहान बाइरोस के ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह से थोड़ा बेचैन हो रहा था। बाइरोस अचानक हंस पड़ा। वास्तव में जब आप यूरोप में हो तो हमारे देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मिस्टर हैगन ने ज़रूर सब कुछ पहले से संभाल लिया होगा। ये मेरी ओर से थोड़ी अति हो गई। तो फिर मैं आज रात के रात्रिभोज की व्यवस्था के लिए चला। बाइरोस ने फिर से झुककर सम्मान दिया और फिर कई कदम पीछे हटने के बाद ही उसने अर्जुन से पीठ फेरी और भीड़ की ओर चला गया। बाइरोस ने अपना भाषण देना शुरू किया, लेकिन स्वाभाविक था कि ज़्यादातर लोगों का ध्यान अब भी अर्जुन चौहान की ओर ही लगा रहा। खासकर वे युवा और खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्रियां, जिनकी आंखों में जैसे कोई शिकार नजर आ गया हो, वो चमक रही थीं। लेकिन जब उन्होंने लावण्या शर्मा को अर्जुन के पास देखा तो वे थोड़ी निराश हो गईं। भाषण समाप्त कर बाइरोस चला गया, लेकिन जाते वक्त अर्जुन को फिर से प्रणाम करना नहीं भूला। इसके बाद बाकी रात मेहमानों की मस्ती के लिए छोड़ दी गई। रॉथस्चाइल्ड परिवार जैसा ही होना चाहिए। यहाँ जो शराब परोसी जा रही है वो आमतौर पर 5 सितारा होटल में भी नहीं मिलती, और वो भी अनलिमिटेड में। वाकई भव्य आयोजन है। विक्रम लांबा ने अपने हाथ में पकड़े ग्लास को घुमाया। हालांकि वो ऐसा आदमी नहीं था जो रोज ऐसी वाइन पीता। मुझे तो इसमें कुछ खास बात नहीं लगती। दूध ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अर्जुन चौहान के ग्लास में शराब नहीं बल्कि शुद्ध दूध था। ऐसे आयोजनों में शायद सिर्फ अरबपति बच्चों के पास ही दूध का विकल्प होता। कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई मुझे छुपकर देख रहा हो। अर्जुन को लगातार कुछ असहजता महसूस हो रही थी। क्या बात कर रहे हो? जब रॉथस्चाइल्ड जैसा आदमी तुम्हें अपना मालिक कहेगा तो अब सबको तो पता चल गया है कि तुम कौन हो। अब अगर लोग तुम्हें घूरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? विक्रम लांबा अपनी प्रेमिका को बाहों में लेकर उठते हुए बोला। मैं तो अब निकल रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास और रहा तो लोगों की निगाहों से जिंदा जल जाऊंगा। बहुत बोलते हो। अर्जुन ने देखा कि विक्रम का हाथ कुछ चंचल हो रहा था। शायद कुछ शराब पीकर उसका मन किसी और ही दिशा में था। स्वाभाविक था। जवान खून और ऊर्जा, ये सब समझा जा सकता था। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, लावण्या शर्मा ने कहा। वो जो गाउन पहनकर आई थी वह दिखने में भले ही शानदार हो, लेकिन चलने फिरने में काफ़ी असुविधाजनक था। मैं साथ चलूं? अर्जुन ने पूछा। ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है अब भी कुछ लोगों से निपटना बाकी है। लावण्या ने काफ़ी अर्थपूर्ण नज़र से एक दिशा की ओर देखा जहां कुछ भारतीय उद्योगपति हाथों में शराब का ग्लास लिए खड़े थे और जाहिर था कि वे अर्जुन से बात करने को लालायित थे। हेलो सुंदरी, अर्जुन ने पास में खड़ी एक महिला कर्मचारी को इशारा किया। सर, क्या आपकी कोई सेवा कर सकती हूँ? होटल के मालिक ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि श्रीमान अर्जुन बहुत खास मेहमान हैं और उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाए। मेरी प्रेमिका को उसके कमरे तक पहुंचा देना। इस ड्रेस में चलना फिरना मुश्किल है, अर्जुन ने आराम से कहा और अपनी जेब से चेकबुक निकाल ली जिसमें उसने 1-1 लिखा और फिर कई शून्य जोड़ दिए। उस कर्मचारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अर्जुन से कुछ मिलेगा। ऐसे आयोजनों में टिप देना आम बात थी और अमीर लोग आमतौर पर 100 यूरो से शुरू करते थे और कुछ तो दुबई के राजकुमार से 5000 यूरो तक टिप पा चुके थे। लेकिन इस तरह चेक से टिप देने की बात पहली बार थी। व्यवसाय में चेक लिखे जाते हैं, लेकिन टिप में? जब महिला ने उस चेक पर शून्यों की संख्या देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। वो चेक फ्रैंकफर्ट बैंक का था और रकम थी 1 लाख यूरो। सर, क्या आपने गलती से 1 ज़ीरो ज़्यादा नहीं लिख दिया? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई बात नहीं, बस यूं ही लिखा, गिनकर नहीं लिखा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। गिनकर नहीं लिखा? लड़की की आंखें फैल गईं। अर्जुन तो जैसे शून्य बढ़ाते जा रहे थे, 1-2 और जोड़ देते तो मिलियन हो जाता। धन्यवाद सर, लड़की लगभग रोती सी बोली। मैं अभी मैडम को कमरे तक ले जाती हूँ। जाओ, अगर थक गई हो तो पहले सो जाना।
मैं 1 घंटे में ऊपर आ जाऊंगा, अर्जुन ने मुस्कराते हुए कहा। हाल ही में स्त्री पुरुष के सुख का अनुभव कर चुका अर्जुन अब लावण्या के बिना एक पल भी रहना नहीं चाहता था। लावण्या ने सिर हिलाया और कर्मचारी के साथ चल दी। ... अर्जुन चौहान ने दूध से भरा गिलास उठाया और महेश, ललित और महावीर की ओर मुस्कराकर देखा। हालांकि पहले भी वे फोन पर इनसे बात कर चुके थे, लेकिन ये पहली बार था जब वे आमने सामने मिल रहे थे। और यही बात इन दिग्गजों पर भी लागू होती थी। उन्होंने भी अर्जुन को बस समाचार और बिद वेब पर ही देखा था। तभी अर्जुन के सामने एक गिलास रेड वाइन रखा गया और एक सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली यूरोपीय सुंदरी आकर उनके पास बैठ गई। महावीर यादव और बाकी लोग चौंक गए और फिर बेमन से मुस्कराए। लगता था कि इस सेटिंग में अर्जुन से बात करना इतना आसान नहीं होगा। क्रिस्टन, अर्जुन चौहान ने पूछा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामने बैठने वाली ट्वाइलाइट सिटी की नायिका क्रिस्टन हर्सल्फ होगी। आप मुझे जानते हैं? पहले नहीं जानती थी, पर अब आज के बाद तो कौन नहीं जानेगा आपको, क्रिस्टन ने मुस्कराते हुए कहा। आपको कुछ चाहिए, मिस क्रिस्टन? क्रिस्टन ने अपने सुनहरे बालों को पीछे झटका और एक मोहक मुस्कान के साथ बोली। मिस्टर अर्जुन, क्या आप आज रात फ्री हैं? क्या बात कर रहे हो? अर्जुन का सिर घूम गया। क्रिस्टन जैसे वैश्विक पुरुषों की देवी ने ऐसा सीधा प्रस्ताव दे दिया था। हे भगवान, तुम लोग विदेशी सच में खेल में उस्ताद हो, अर्जुन ने मन में कहा।